So let's get started with the subject. Okay, so I hope you understand it. There's no nothing to understand in the subject. It's all you have to memorize it. बस अच्छे से याद रखिएगा. So the first question is, okay, the drug of choice for acute fasciolaces in sheep and cattle is oxyclosanide, albendazole, parental embonate, and triclarbendazole. What is the correct option? हाँ जी, एक ने लिखा है ए, दूसरे ने लिखा है डी, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ट्राइक्लाबेंडाजोल. अब क्यों है ये ड्रग ऑफ चॉइस? बिकॉज हम देखते हैं जो ट्राइक्लाबेंडाजोल होता है, इट इज़ हाईली इफेक्टिव. ये एक तो इमेच्योर फ्लूक्स के लिए भी इफेक्टिव होता है, और इमेच्योर के साथ साथ ये जो मच्योर फ्लूक्स होते हैं, अडल्ट फ्लूक्स होते हैं, ये उनके लिए भी इफेक्टिव होता है, उनके खिलाफ भी इफेक्टिव होता है. सो इसमें दोनों इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना. अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स है जो हम फैशोला में यूज करते हैं. हम डायमफेनेथाइड यूज करते हैं, वो भी बहुत आइडियल होता है फैशुलिसिस के लिए. बट ट्राइक्लाबेंडाजोल एक ऐसा ड्रग है जिसमें इमेच्योर फ्लूक्स के लिए भी ये एक्ट करता है, और ये अडल्ट फ्लूक्स के लिए भी एक्ट करता है, ठीक है ना. तो ये दोनों स्टेजेस ऑफ फैशुला के लिए एक्ट करता है. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द ड्रग ऑफ चॉइस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्राइक्लाबेंडाजोल. ठीक है, ओके. सेकेंड क्वेश्चन. Milk withdrawal period after benzimidazole administration in cattle is 24 hours, 72 hours, 120 hours, 12 hours. Any idea? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं. सो द इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 72 आवर्स. तो बेंजामिडाजोल बेसिकली ग्रुप ऑफ एंटी पैरासिटिक ड्रग्स है, क्लास ऑफ एंटी पैरासिटिक ड्रग्स है. इसमें अल्बेंडाजोल आता है, फेनबेंडाजोल आता है. तो जब भी ये इनमें से जो भी ड्रग हम प्रोवाइड करते हैं एनिमल को, कैटल को प्रोवाइड करते हैं, तो ये बेटर होता है कि हम 72 आवर्स तक मिल्किंग ना करें. क्योंकि 72 आवर्स तक क्या होता है, इसका जो ये ड्रग का जो रेसिड्यूल होते हैं, रेसिड्यूज होते हैं, वो मिल्क में पास करते हैं, ठीक है. फिर आफ्टर 72 आवर्स इसका जो रेसिड्यूज होते हैं, ड्रग रेसिड्यूज, वो बिलो द वो परमिसिबल लिमिट्स में आ जाते हैं. मतलब उसके बाद ह्यूमन कंजप्शन हो सकती है उस मिल्क की. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जब भी आप किसी कैटल को बेंजामिडाजोल्स दो, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप विड्रॉल पीरियड कितना रखो, 72 आवर्स का, ठीक है ना. सो द करेक्ट ऑप्शन है 72 आवर्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ओके. The presence of parasites on the body surface of the host is called infection, contamination, inflammation, infestation. Any idea? Very good. इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा इन्फेस्टेशन. इन्फेस्टेशन क्या होता है? पहले मैं बोलूंगी इन्फेक्शन. इन्फेक्शन आपको पता है, इन्फेक्शन होता है जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जाता है. तो कंटामिनेशन होता है जब कोई फूड या कोई नॉन लिविंग सरफेस उसमें माइक्रोपैथोजेंस हो, ठीक है. इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन इट इज बॉडी में जब रिएक्ट रिस्पॉन्स करता है टू एनी सॉर्ट ऑफ, टू एनी इन्फेक्शन और टू एनी ये. बट इन्फेस्टेशन क्या होता है? इन्फेस्टेशन होता है जब भी कोई एक्टोपैरासाइट, मतलब कि बॉडी के ऊपर बैठे. फॉर एग्जाम्पल टिक होती है, माइट होती है, फ्लाई है, लाइस है. सो ये बॉडी के अंदर नहीं जाती है, बॉडी के बाहर रहती है, तो उसको हम कहेंगे इन्फेस्टेशन. The animal diseases naturally transmitted to human beings are known as anthropozoonosis, zooanthroponosis, saprozoonosis, parazoonosis. What is the option? ये आपने zoonosis में भी पढ़ा है, so you should be knowing the answers. I'm expecting people to give me answers. चलिए आंसर दीजिए. कोई आइडिया? इट्स वेरी इजी. No. Okay, nobody is giving me the answers. चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज एंथ्रोपोजूनोसिस. ठीक है ना. एंथ्रोपोजूनोसिस होता है वो डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स को चली जाती है, जैसे रेबीज है, एंथ्रैक्स है. अब होता है जू एंथ्रोपोनोसिस. जू एंथ्रोपोनोसिस होता है जो ह्यूमन बींग से एनिमल्स में चली जाती है, ठीक है.
सो ये आप चीजें दोनों याद रखिएगा, एंथ्रोपोजूनोसिस होता है एनिमल्स टू ह्यूमंस, ओके। जू एंथ्रोपोनोसिस होता है ह्यूमन बींग्स टू एनिमल्स, ठीक है। सैप्रोजूनोसिस आपको पता है जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, हमने जूनोसिस में पढ़ा है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, एंथ्रोपोजूनोसिस। Larval survival during severe desiccation occurs by metabiosis, hypobiosis, and hydrobiosis, dehydrobiosis. What is the correct option? कहता है कि अगर डेसिकेशन होती है, मतलब कि अगर पानी की कमी हो जाती है किसी एरिया में, तो अगर लार्वा किसी पैरासाइट का सरवाइव करता है, वो किस प्रोसेस से करता है, उसको क्या कहते हैं उस टर्म को? बताइए, किसी को कोई आइडिया है? नो? आर यू लिसनिंग? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके, ओके, एम आई ऑडिबल? प्लीज एटलीस्ट यू कुड रिप्लाई, तो थोड़ा सा मैं भी देखूंगी, नहीं मुझे कोई सुन रहा है। ओके, सो हाँ, द करेक्ट ऑप्शन इज एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है, जब भी पानी की कमी होती है, एक्सट्रीम ड्राइनेस हो जाती है किसी एरिया में, तो वो लार्वा क्या करता है, वो एक अपनी मेटाबॉलिज्म को सस्पेंड करता है। सो इट इज बेसिकली अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ताकि वो सरवाइव करे, तो उस स्टेज को हम कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। दूसरी टर्म है मेटाबायोसिस। मेटाबायोसिस बेसिकली ये टर्म इकोलॉजी में यूज किया जाता है, जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, ताकि वो दूसरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सके। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द डेसिकेशन थिंग। देन यू हैव हाइपोबायोसिस। हाइपोबायोसिस टर्म क्या होती है, इसको हम कहते हैं अरेस्टेड डेवलपमेंट, हाइपोबायोसिस को। तो इसमें क्या होता है, इसमें यूजुअली ये नेमेटोड्स करते हैं, पैरासिटिक नेमेटोड्स, तो लार्वल डेवलपमेंट जब इनकी होती है, लेकिन हाइपोबायोसिस होता है वो होस्ट में होता है, ठीक है। कोई जब लार्वा होता है वो अपने होस्ट में होता है, तो वहां पर वो क्या करता है, वो अपनी डेवलपमेंट को अरेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई डेसिकेशन का मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर भी लार्वल डेवलपमेंट जो होती है वो अरेस्ट होती है। हाइपोबायोसिस की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये होता है जब लार्वा किसके अंदर होता है, होस्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। तो ये एक किस्म का अरेस्टेड डेवलपमेंट है। फिर होता है डिहाइड्रोबायोसिस। डिहाइड्रोबायोसिस एज सच कोई वो साइंटिफिक टर्म नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद द desiccation. So the correct option will be anhydrobiosis, मतलब जब भी लार्वा सस्पेंडेड मेटाबॉलिज्म करता है इन एब्सेंस ऑफ वाटर, ओके। Snails act as an intermediate host for hemoncosis, filariasis, tiniosis, fasciolosis. ये तो आपको आएगा, ये काफी इजी सवाल है। हाँ, द करेक्ट ऑप्शन इज fasciola. Fasciola hepatica और fasciola gigantica, we know it, it's a trematode. So इसका जो होता है इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है ना, दैट इज स्नेल, ठीक है ना। लिम्निया स्पीशीज नॉर्मली होता है, तो वो इंटरमीडिएट होस्ट इसका होता है, ठीक। मीरासीडियम इज प्रेजेंट इन ट्रिमेटोड्स, सेस्टोड्स, निमेटोड्स, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज इट? हम्म मीरासीडियम क्या होता है? मीरासीडियम बेसिकली होता है फर्स्ट लार्वल स्टेज, इट्स द फर्स्ट सीलिएटेड लार्वल स्टेज ऑफ द, या ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ट्रोमेटोड्स का होता है, क्योंकि जब डेफिनेटिव होस्ट एग्स रिलीज करते हैं फीसिस से, तो एग्स जो होते हैं वो हैच करके पहला जो लार्वल स्टेज होता है वो मीरासीडियम होता है, ठीक है। यही मीरासीडियम स्नेल में जाता है, इंटरमीडिएट होस्ट में जाता है, ठीक है। वहां ये फिर डेवलपमेंट करता है, जैसे स्पोरोसिस बनाएगा, रीडिया बनाएगा, फिर सरकेरिया बनाएगा, फिर सरकेरिया निकलेगा बाहर, फिर अगर दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होगा वहां जाएगा, वो मेटासरकेरिया बनेगा। बेसिकली मकसद है कि जो मीरासीडियम है, इट इज द फर्स्ट लार्वल स्टेज, ठीक है, ऑफ द ट्रिमेटोड्स। ये एग से मीरासीडियम निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे पीवाईक्यूज है। पाइप स्टेम लिवर इज ड्यू टू fasciola, paramphystomos, dicrocilium, paragonymous। हाँ, पाइप स्टेम लिवर या क्ले पाइप स्टेम या हाइपरप्लास्टिक कोलेंजाइटिस, ये जो सारी कंडीशंस होती है, ये होती है फैशियोला में। लेकिन किस फैशियोला में होती है? कभी कभार आपको आ सकता है acute fasciolitis, subacute fasciolitis और chronic fasciolitis. आंसर मी।
एनीबडी? नहीं पता? क्रॉनिक, वेरी गुड। तो क्रॉनिक कंडीशंस में हमें पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम कम इन्फेक्शन होता है इसका। तो विद द रिजल्ट के व्हाट हैपेंस, ये जो लिवर होती है या ये जो बाइल डक्ट होता है जहाँ ये वैस्कुला अक्सर रहता है, वहाँ की जो एपिथेलियम होती है उसकी थिकनिंग हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है। जैसे रबर पाइप होती है ना, जब वो थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वो कैसी दिखती है? स्टेम जैसी या क्ले पाइप जैसी। सेम हालत लिवर की हो जाती है, सेम हालत बाइल डक्ट की हो जाती है क्रॉनिक कंडीशंस में। उसको हम कहते हैं पाइप स्टेम लिवर, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कंडीशन इन क्रॉनिक फैशुलियोसिस। ठीक है। फीकल एग्जामिनेशन में